हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे डायरेक्ट लंसफर्ड की। और डायरेक्ट लंसफर्ड की गाइस एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है, बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि डायरेक्ट लंसफर्ड पहले तो आर्नो क्लासिक ओहायो जीत जाएंगे। मतलब लोग बहुत ज़्यादा 80% 90% रूट कर रहे थे सैमसन डाडा की तरफ। और अब देखो आर्नो क्लासिक ओहायो जीतने के बाद और एक तरह से मोमेंटम को पूरी तरह से शिफ्ट करने के बाद डायरेक्ट के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि इस सीज़न के वो और कई सारे शोज़ में कंप्लीट करेंगे। यस गाइस, अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था जहां पर क्रिस असीतो वाज अवेलेबल, जो कि डायरेक्ट के अभी के कोच हैं, रिसेंट टाइम के कोच हैं। और उन्होंने इस बारे में बताया कि यस, डायरेक्ट इज़ गोइंग टू बी कम्पीट इन मोर शोज़ दिस सीज़न। अब वो शोज़ कौन से होंगे गाइस? मतलब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि न्यूयॉर्क प्रो वगैरह हो सकता है, बट गाइस सबसे बड़ी अगर चीज़ मैं आपको बताऊं और सारी चीज़ें जहां पे रूट करेंगे, स्पेशली डायरेक्ट का शेप देख के, डायरेक्ट की ट्रेनिंग देख के, आप ये अपडेट देखो, डायरेक्ट की ट्रेनिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है यहाँ पर। अभी भी ये बैक को ट्रेन करें एंड एक्सेप्शनल लेवल पर इनकी बैक लग रही है गाइस। मतलब जिन लोगों ने भी बोला था ना कि हैनी के बाद में डायरेक्ट अब इम्प्रूव नहीं कर सकते, उनको डायरेक्ट ने प्रूव कर दिया कि भाई इंप्रूवमेंट्स कैन बी डन। और इसीलिए लोग कई सारे सोच रहे हैं कि भाई हैनी ने इनको सही से ट्रेन नहीं या इन पे ध्यान नहीं दे रहे थे उस तरीके से। अब मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा गाइस, बिकॉज मेरे हिसाब से जैसे कि कमेंट्स में भी मुझे आप लोगों ने बताया कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी डायरेक्ट ने हैनी के अंडर ही जीता है, हैनी की गाइडेंस के अंडर ही जीता है। और साथ में मिस्टर ओलंपिया 212 डिवीजन का टाइटल जो होता है वो भी इनके अंडर ही जीता है। तो एनीवेज जो भी बात हो, लास्ट ईयर आई थिंक हैनी का फोकस इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा ट्रेनिंग पे, बिकॉज उनका माइंडसेट फेडअप वाला हो या वो इस तरह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया किसी भी एथलीट पे। बिकॉज इवन हार्डी अपने 100% पर नहीं थे मिस्टर ओलंपिया में, आर्नो क्लासिक में तो थे। एनीवेज यहाँ पर अगर मैं बताऊँ डायरेक्ट की ट्रेनिंग के बारे में गाइस, तो डायरेक्ट इज लुकिंग एक्सेप्शनल गाइस। मतलब ही इज पील्ड इवन नाउ, बहुत ज़्यादा श्रेडिड दिख रहे हैं। और इसको मेरे हिसाब से ये बचा के इस तरीके से रखने वाले हैं। और मेरे हिसाब से जो अब शो ये पिक करने वाले हैं ना, वो है गाइस पिट्सबर्ग प्रो। यस, देखो अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट देयर इज स्टिल 8 वीक्स लेफ्ट, 8 वीक बचे हैं। और सच में गाइस पहले भी हमने इस बारे में र्यूमर सुने थे कि डायरेक्ट हमें कूदते हुए दिखेंगे या जंप करते हुए दिखेंगे पिट्सबर्ग प्रो के अंदर, जहां पर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ओपन डिवीजन का कंपटीशन होने वाला है। तो ये एक हिस्ट्री मेकिंग मूवमेंट होगी जिस भी एथलीट के लिए, जो भी यहाँ पे जीतेगा और जो भी कंपीट करने उतरेगा। और सोचो, अगर सैमसन तो देखो ऑफ गियर जा चुके हैं, मैंने कल की अपडेट में बताया था। अब 10 वीक्स तक वो किसी भी गियर को यूज़ नहीं करेंगे और ट्रेनिंग वगैरह पे भी इतना ध्यान नहीं देंगे, रेस्ट एंड रिकवरी मोड पर हैं। तो वहीं पर डायरेक्ट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इस वक्त पूरी तरीके से जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और सच में अपनी पीक को फिर से वैसे हिट करने का ट्राई करेंगे। और मेरे हिसाब से पिट्सबर्ग में हमें डायरेक्ट दिखने वाले हिस्ट्री मेक करते हुए। और आप खुद समझो कि अगर वहाँ पर डायरेक्ट होंगे, हार्डी का तो देखो अब चीज़ें दूसरी चल रही हैं, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देख लिया होगा, सैमसन वहाँ होंगे नहीं, तो सबसे बड़े वहाँ पे विनर या फिर एक मोमेंटम सेटर या फिर जिसको देखते हैं ना आप रूट करते हो, वो डायरेक्ट ही बन जाएंगे। यस, निक वॉकर वहाँ पे, ब्लेसिंग, गुडविटो वगैरह ऐसे लोग होंगे, लेकिन ब्लेसिंग तो आई थिंक नहीं होंगे, लेकिन निक वॉकर, मार्टिन और गुडविटो, क्रीजो ऐसे लोग होंगे। लेकिन डायरेक्ट के होते हुए सबसे बड़े चैलेंजर तो यही बन जाएंगे। सबसे बड़े जो टाइटल होल्डर के लिए जा रहे होंगे, क्लेम करने के लिए जा रहे होंगे, वो यही बन जाएंगे। तो भाई पिट्सबर्ग में अगर डायरेक्ट दिखते हैं, मज़ा आने वाला है, कॉम्पिटिशन और तगड़ा हो जाएगा। बिकॉज अभी का लाइनअप ही आप जानते हो कितना ज़बरदस्त धमाकेदार है। निक वॉकर, मार्टिन फिट्जवाटर, गुडविटो, माइकल क्रीजो, विलियम बॉनेक, और अब देखो उसी लिस्ट में एक जेम्स हॉलिंगसेट भी है। और अब उसी लिस्ट में नाम जुड़ने वाला है डायरेक्ट लंसफर्ड का। अब आप लोगों में से कई लोग अभी इस चीज़ को बिलीव नहीं करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मत करना। बट जल्दी ही इस अपडेट के साथ भी मैं वापस आऊँगा कि डायरेक्ट का नाम उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो उस बारे में आप बिलीव करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि हाँ भाई, हमें आपकी बात पे यकीन आ गया, आप सही बोल रहे थे। एनीवेज, अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है गाइस क्योन पियर्सन की। एंड आई रियली डोंट नो कि ये क्या करना चाहते हैं। मतलब अभी इनका कोई कंपटीशन नहीं है इतनी जल्दी, बट इतनी ज़बरदस्त कंडीशन के साथ ये मसल मास ऐड करें। आप इनकी मसल मास देखो फ्रेम पर, टोटल डिवीजन में कंपीट करते हैं, शेप को बिल्कुल बनाए हुए हैं, लैट्स वगैरह देखो किस तरह से निकल के आ रहे हैं, चेस्ट किस तरह से पम्प्ड अप है, पॉप आउट कर रहा है। और यहाँ पे लेग्स में भी देखो अभी तक सेपरेशन वगैरह कॉर्ड्स में इनकी पूरी तरीके से विजिबल है। मतलब शेप बहुत डिसेंट है गाइस, बहुत अच्छी कंडीशन है। 10-12 वीक्स आउट के हिसाब से मैं इस कंडीशन को बोलूँगा, लेकिन अभी कोई कंपटीशन नहीं है, सीधे ही मिस्टर ओलंपिया में ही कंपीट करेंगे। तो इस तरह का शेप बनाए हुए चलना पूरे सीजन में, कि आप 10 वीक से प्रेप करके ये स्टेज पे चढ़ पाओ और किसी को भी बीट कर पाओ, तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है। मतलब वेस्ट देखोगा इस साइज में, एक्सेप्शनल प्रपोर्शंस, एक्सेप्शनल बिल्कुल। मतलब कैसे में इनके बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, इस तरह से लेके चलना अपने मोमेंटम को। और इतनी ज़्यादा मसल मास उन्होंने ऐड कर लिया। लास्ट इनकी जो अपडेट हमने कवर करी थी, आई थिंक 1.5-2 वीक पहले कवर करी थी, जहाँ पर ये थे 222 पाउंड्स के, यानी 222 पाउंड्स के। और इस वक्त ये उससे भी ज़्यादा थोड़े बिगर साइड पे लग रहे हैं। तो आई डोंट नो, इनका ओपन का प्लान तो नहीं बन गया। लोग बोल रहे हैं कि ओपन में भी ये मूव कर सकते हैं, या फिर सीजन में कोई एक ऐसा शो होगा जहां पर ये ओपन में कंपीट कर सकते हैं। अब देखो पिट्सबर्ग के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वहां पे 212 डिवीजन के कई एथलीट्स कंपीट करने उतरेंगे, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि पिट्सबर्ग में ओपन डिवीजन होने वाला है। तो वहां पर हो सकता है एंजल कार्डनो उतर जाए, या फिर ये चीज़ हो सकता है गाइस इनके लिए भी निकल के आई हो।
8 वीक्स बाकी हैं, हो सकता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता इस बारे में, और अगर ये उतर गए ना मज़ा आ जाएगा। बट मसल मास देख रहे हो आप कितनी फ्रीकिश लेवल की है। वैसे इनसे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में कोई भी आसपास नहीं था मसल मास के मामले में, और अभी तो ये और ज़्यादा बिगर और ज़्यादा डेंसर लग रहे हैं विद अ वेरी ग्रेट शेप। अब इनके यहाँ पे शोल्डर्स देखो, डेल्ट्स देखो कैसे राउंड से बन रहे हैं मसल सेपरेशन के साथ में। मतलब कई एथलीट्स हैं उनकी तो इतनी सेपरेशन बिल्कुल प्रेप के लास्ट 2 वीक्स या फिर स्टेज पर भी नहीं दिखती, ऐसी सेपरेशन ये अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। लेग्स में देख लो, शोल्डर्स में देख लो, एब्स वगैरह पूरी तरीके से विजिबल हैं, और जब ये फ्रंट अप बाइसेप पोज हिट कर रहे हैं तो आंच तक में देख लो आप। तो वही है गाइस, ये तो एक अलग सुपीरियर जेनेटिक बीस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त जेनेटिक, मतलब 1 इन अ मिलियन होते हैं ना या फिर बिलियन, वो चीज़ इनके पास है। जैसे कि हम क्लासिक डिवीजन में कभी क्रिस बमस्टेड के साथ देखते थे, वही चीज़ अब मुझे कियान पियर्सन के साथ दिख रही है 212 डिवीजन में। कोई भी आसपास नहीं है, मतलब जितने मर्जी हो सकें टाइटल के लिए compete करें और जितने मर्जी हो सकें टाइटल ये जीत सकते हैं। अभी तो कोई चैलेंज नहीं है। ब्रियॉन एशली आ रहे हैं, वैसे इस बार उन्होंने बोला भी था कि भाई कियान पियर्सन इज ऑल्सो टचेबल, कैन ऑल्सो बी बीटेबल, बट मुझे नहीं लगता ब्रियॉन के लिए इनको बीट करना पॉसिबल है। आई थिंक टॉप 3 या फिर टॉप 6 भी मैं बेस्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ, जबकि टॉप 6 तो मुझे लगता है उनके लिए हो जाएगा। बट मैन कियान तो अपनी ही लीग में जा चुके हैं। अब अगर शॉन क्लाइडा कंपीट करते रहते हैं ना, तो इवन दो ही हैज़ बीन रियली रियली अमेजिंग, एक अलग ही हिस्ट्री मेकिंग और लेजेंड रह चुके हैं वो 212 डिवीजन के, लेकिन उसके बाद भी जैसे हमने देखा था ब्रियॉन एशली के साथ होते हुए कि सीबम जब टाइटल जीतना शुरू करा था सीबम ने, तो ब्रियॉन हल्के हल्के प्लेसिंग में गिरते गए, मतलब आसपास थे ही नहीं, एक अलग लीग में जा चुके थे सीबम। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कियान पियर्सन के साथ में देख रहे हैं। ही इज़ इन इज होल अनदर लीग, और यहाँ से अगर ये ओपन डिवीजन में जाएंगे तब जाके इनके लिए कॉम्पिटिशन होगा। बट यहाँ पर 212 में अभी 3-4 साल तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंपटीशन आने वाला है। एनीवेज आप बताओ कियान की फिजिक कैसी लग रही है, इनके प्रपोर्शंस कैसे लग रहा है, इनका टेपर कैसा लग रहा है। मैन इट्स वेरी वेरी अनबिलीवेबल कि ऐसे साइज पे आप ऐसी वेस्ट कैरी करो और वो भी इतनी ज़्यादा टाइट है साइड पे। एनीवेज अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है गुड वीटो की। और गुड वीटो की इस अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुड वीटो के बारे में अभी ये बात निकल के आ रही है कि ब्राज़ील में तो वो कम्पीट करने वाले हैं। देखो ब्राज़ील का तो हमने पहले भी बताया था, आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में इस बार ये होंगे, जहां पर लास्ट ईयर की तरह टोनी ओबर्टन नहीं होंगे। प्लस राफेल का भी यही सुनने में आ रहा है कि वो भी इस बार नहीं कंपीट कर रहा है आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड। आई थिंक सीजन का कोई स्टार्टिंग का शो उन्होंने कंपीट करा था, जहां पर जीत कर क्वालिफाई कर लिया था। प्लस उसके बाद अब उनके सर्जरी वगैरह भी हो रही है, बहुत ज़्यादा इलनेस वगैरह चल रही है जो मैंने कवर करी थी, तो इस वजह से वो भी कंपीट नहीं करेंगे। अच्छे खासे टाइम पे वो तो गैप पे होंगे, इवन वो तो गियर वगैरह या फिर अपनी डाइट भी उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो एनीवेज गुड वीटो के लिए वहाँ कोई चैलेंज नहीं होगा। प्लस इन लेस देन 2 वीक्स गाइस, 2 वीक्स के अंदर ही यहाँ पे होने वाला है डिट्रॉय प्रो। डिट्रॉय प्रो के बारे में आपको याद होगा लास्ट ईयर मार्टिन और गुड वीटो, आई थिंक सीजन की सबसे बेस्ट बैटल जो हमने विटनेस करी थी वो यही थी, जहां पे एक बैकग्राउंड भी बड़ा जबरदस्त था, एक्सेप्शनल था, और साथ में दोनों ही एथलीट्स लास्ट कॉल आउट के, फाइनल कॉल आउट के बहुत जबरदस्त कंडीशन के साथ, बहुत जबरदस्त पैकेजेस के साथ लेके आए थे। एक तरह डेब्यू ही समझ लो दोनों का, मतलब मार्टिन पहले कंपीट कर चुके थे बट कम बैक था उनका, तो दोबारा से सेकंड डेब्यू समझ लो, और साथ में गुड वीटो को तो डेब्यू ही था ओपन डिवीजन में। तो भाई मज़ा आ गया था उस शो में, जैसी बैटल हुई थी कोई भी जीत सकता था। अब वहाँ पर इस बार मार्टिन कंपीट नहीं कर रहे, डिट्रॉय में वो कंपीट नहीं कर रहे हैं। गुड वीटो का भी स्टार्टिंग में सुनने में आया था कि ये कंपीट करेंगे, बट उसके बाद गुड वीटो ने उस बारे में कोई बात नहीं करी। तो आई रियली डोंट नो, किसी को भी आइडिया नहीं है कि गुड वीटो डिट्रॉय प्रो में कंपीट करने वाले हैं इन 2 वीक्स के अंदर। वैसे विलियम बॉनेक का नाम आया निकल के कि वो कंपीट कर रहे हैं वहाँ पर, तो अगर गुड वीटो वहाँ पर जाते हैं तो एक मज़ेदार बैटल हमें वहाँ देखने को अब भी मिल सकती है। बट एनीवेज इसके बारे में बात करेंगे जब विलियम की अपडेट की बात करेंगे। अब अगर मैं गुड वीटो की बात करूँ तो मैन ये अपडेट इन्होंने शेयर करी है, और 8 वीक्स आउट हैं अभी ये पिट्सबर्ग प्रो से, 8 वीक्स आउट, और फिजिक देख रहे हो, मतलब क्या ही बोलूँ इनके लिए कैसे कैसे चैलेंजर आ रहे हैं ये। अब निक के लिए जीतना वैसे ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि दूसरे नए एथलीट्स बहुत ज़बरदस्त शेप्स लेके आ रहे हैं, एस्थेटिक्स लेके आ रहे हैं। बट गुड वीटो को तो मैं बोलूँगा एक रेप्लिका होती है ना, बिल्कुल इंप्रूव्ड रेप्लिका, उस तरह से लग रहे हैं गुड वीटो मुझे यहाँ निक के मुकाबले। क्योंकि देखो कॉर्ड्स देखो इनकी, मैन आई थिंक जे कटलर की कॉर्ड्स मुझे याद आ रही है इनकी कॉर्ड्स को देख के, किस तरीके से मसल्स इनके फटने को तैयार हैं, और सेपरेशन के साथ गाइस देखो कार्लोस की भी कॉर्ड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत बिगर साइड पे हैं, और नेक्स्ट की कॉर्ड्स भी बहुत बिगर साइड पे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत डेंसर हैं, बहुत ज़बरदस्त मसल मास कैरी करती हैं। बट क्या उनके पास ऐसी सेपरेशन है? इनकी सेपरेशन देख रहे हो आप, गुब्बारे की तरह फूली हुई कॉर्ड्स लग रही है इनकी, और सारी नसें वगैरह सब खिंचाव, सारा सेपरेशन मसल्स में ईजिली विजिबल है, और ऊपर से लेके नीचे तक तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉर्ड्स लग रही है, बहुत बैलेंस पैकेज लग रहा है। ऊपर से इनका चेस्ट देखो इस अपडेट के अंदर जो दिख रहा है, मैन कितना ज़्यादा राउंडर है, कितनी ज़्यादा मसल एडेड है यहाँ पर, जो डेंस चेस्ट दिखना चाहिए ना वो दिख रहा है। तो मुझे एक्चुअल में मतलब लोग कुछ बोल रहे थे अभी कमेंट सेक्शन में, लास्ट टाइम की वीडियो में बताया था कि भाई गुड वीटो के लिए यहाँ पे दोबारा से कंपीट करना, या फर्स्ट शो इस साल का ये चुनना, या फिर इस सीज़न में ऐसी बैटल करना इन लोगों के सामने अच्छा डिसीजन नहीं है, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज निक वॉकर, मार्टिन वगैरह यहाँ कंपीट करेंगे तो इनके लिए खतरा है। बट एक्चुअली गाइस अगर आप मुझसे पूछो ना तो मुझे तो लगता है कि खतरा इन सब लोगों के लिए है, क्योंकि गुड वीटो वैसे भी कोई प्रो शो जीते नहीं है,
लेकिन लास्ट ईयर दोनों ही शोज़ में काफ़ी क्लोज आ गए थे जीतने के, और इस साल तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ रहे हैं। इनकी फिजिक देख लो कितनी ज़बरदस्त लग रही है और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंडीशन नील नहीं कर सकते, पीक नील नहीं कर सकते, नहीं, हमेशा ही कर सकते हैं। क्रिस असीतो के साथ वर्क कर रहे हैं और सच में जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि खतरा दूसरे एथलीट्स के लिए। देखो मार्टिन वगैरह ने ऑफ सीजन नहीं लिया, उसके बाद भी मसल मास ऐड करी है। निक बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, वो इस बार अपने बेस्ट पैकेज के साथ आएंगे, फ्रीकिश पैकेज के साथ। बट यहाँ पर गुडविडो के साथ एडवांटेज ये है कि एक पूरा 1 साल का गैप इन्होंने लिया है, 1 सवा साल का, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट्स करी हैं, जहाँ पर अपनी बैक पे इन्होंने फोकस करा होगा, लेकिन मसल मास भी और ऐड करी है। एंड ही इज़ गोइंग टू लुक मोर इवन फ्रीकियर गाइस। सच में मज़ा आ जाएगा इनकी फिजिक को देख के। तो वही है गाइस, एक बहुत ही एक्साइटिंग बैटल देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। अब 8 वीक्स का टाइम है, उसके बाद देखने में मज़ा आएगा, स्पेशली माइकल फिजो, निक वॉकर और गुडविडो को एक ही मंच पे देखने के लिए एक दूसरे के साथ में, और कौन मोस्ट मस्कुलर पोज में डोमिनेट करता है दूसरे को, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी देखने में, बिकॉज तीनों का ही मोस्ट मस्कुलर बहुत ही फ्रीकिश होने वाला है। एनीवेज इसके बाद बात करूंगा नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है वेस्ली विजर्ड्स की। अब देखो लास्ट अपडेट में मैंने बात करी थी या फिर आपको दिखाया था, जहां पर एक क्लिप के अंदर इनके कोच यानी कि स्टेफन किन्जो, बॉस ऑफ आउटलो नाम से जो जाते हैं, प्लस इनकी वाइफ प्लस वेस्ली विजर्ड्स, ये तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे। और वहाँ वेस्ली विजर्ड्स ने बोला था कि भाई डेट्रॉय में मैं कम्पीट नहीं करूँगा और मिस्टर ओलंपिया से पहले पूरा गैप लूँगा अच्छा खासा, अब मैं इंप्रूवमेंट्स के साथ ही आऊँगा। तो इस बारे में वहाँ थोड़ा सा ये फोर्स करते हुए दिखाई दिया स्टेफन किन्जो कि भाई नहीं कम्पीट करो चाहे कुछ भी आउटकम हो। तो वहाँ पर लेकिन इनकी वाइफ और ये साथ में थे, इन्होंने बोला कि नहीं कम्पीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अब गाइज रिसेंटली ये अपडेट हमें देखने को मिली है, जहाँ पर वेस्ली विजर्ड्स बोल रहे हैं कि डेट्रॉय प्रो में मैं कम्पीट करूँगा, और इन्होंने ये भी बोला कि अब मैं इसके बाद एक गैप लूँगा रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, यानी कि जो भी हो, चाहे मैं जीतूँ या मैं हारूँ, मैं मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करने वाला। इसके बाद मैं एक अच्छे गैप पर जाऊँगा ही, और इसके बाद अब स्टेज पर मैं तभी वापस आऊँगा जब मुझे सच में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जब मैं खुश होऊंगा अपने पैकेज से, अपनी इंप्रूवमेंट से, बिकॉज मुझे सच में इंप्रूवमेंट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ पर भी मैं अपने लेग्स वगैरह में मसल मास लूज़ करता हूँ ना, या मैं गेन भी करता हूँ, थोड़ा सा भी बीमार होता है क्योंकि वो मसल सीजन नहीं हो पाता, तो मैं उसे जल्दी से लूज़ कर देता हूँ। सबसे पहले टोल जो जाता है मेरे लेग्स पर ही जाता है। तो ये चीज़ ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इनको पता लग गया है कि कम से कम 1-1.5 साल का इनको ऑफ सीजन लेना है। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो ये लगी कि वेस्ली विजर्ड्स ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि मैं 1 साल में वापस आ जाऊँगा या फिर 1.5 साल में। इन्होंने ये बोला कि मैं जब ही वापस आऊँगा जब मुझे लगेगा कि इंप्रूवमेंट्स मेरी उस लेवल पर हो गई है या मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम यही चाहते थे वेस्ली से कि भाई 2 साल भी लगे ना तो लो, बट इंप्रूवमेंट्स के साथ आओ, नहीं तो जजेस आपको कभी भी उस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे। प्लस इलनेस वाला फैक्टर जो होता है, जैसे कि यहाँ आनो क्लासिक के टाइम पे हुआ, थोड़ा सा आप बीमार हुए, आपको वॉमिटिंग वगैरह लगी, नोजिया वगैरह हुआ, और आप बिल्कुल भी अपने लेग्स की मसल मास को बनाए नहीं रख पाए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ना लैग करती हुई दिखाई देती है। और वेस्ली ने इस चीज़ को समझा। बट अब ये डेट्रॉय में कम्पीट करते हुए दिखेंगे हमें विदिन 2 वीक्स, और उसके बाद में गाइस डेट्रॉय में आई थिंक माइक सोमरफील्ड भी जा रहे हैं मेरे हिसाब से, अभी मुझे इस चीज़ में याद नहीं है। बट अगर डेट्रॉय में माइक सोमरफील्ड भी गए तो इनके लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बट वेस्ली के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये सोच रहे हैं कि भाई जो इलनेस हुई थी उसकी वजह से मेरी फिजिक काफ़ी डाउन हो गई थी, मेरा पैकेज उस तरह से नहीं ला पाया था, तो अब उस तरह से मैं लेकर आ पाऊंगा बिकॉज मैं इस वक्त सही हूँ। तो अपनी फुलनेस के साथ अपना बेस्ट पैकेज मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। फिर आप लोग देखना और डिसाइड करना कि हाउ आई एक्चुअली अपीयर, या मैंने कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं। एनीवेज देखते हैं वेस्ली का यहाँ पे ये शो कैसा जाता है। डेट्रॉय जीतने के बाद ये क्या अपनी बात पे बने रहते हैं कि मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करूँगा, या फिर ये डेट्रॉय जीतते नहीं है, या फिर जीतने के बाद ये कम्पीट नहीं करेंगे जैसा कि इन्होंने अभी बोला। लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम। मैं चाहता हूँ कि सच में इंप्रूवमेंट्स करके आएँ, एक बहुत अच्छी फिजिक के कैरी कर रहे हैं, अपर बॉडी के हिसाब से लोअर बॉडी को भी मैच करा लें किसी तरीके से, कितना टाइम लेना है। मेरे हिसाब से अब इनको कोच चेंज कर देने चाहिए गाइस। यस, देखो स्टेफन किन्जो इज़ अ गुड कोच, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करा दिए उन्होंने, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा वो यहाँ पे इससे ज़्यादा इनकी इंप्रूवमेंट्स करा पाएंगे। मेरे हिसाब से या तो इनको ऑक्सीजन जिम जाना चाहिए, या तो उसके बाद इनको जाना चाहिए क्रिस असीतो के पास, क्योंकि इस वक्त रीसेंट टाइम्स में, करंट टाइम्स में क्रिस असीतो ही ऐसे कोच बन के निकल के आ रहे हैं जो कि इंप्रूवमेंट्स करा सकते हैं बहुत ज़्यादा आपके एथलीट्स पे। जहाँ पर एक आपका रडार रुक जाए ना, आपका एक बिल्कुल फ्रेम लिमिटेड हो जाए, वहाँ पर आपको न्यू कोच न्यू टेक्निक के साथ वर्क करना ही चाहिए, तभी वो चीज़ें निकल के आती हैं। एनीवेज इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है विलियम बोनेक की। और विलियम बोनेक की अपडेट ये है गाइस कि विलियम बोनेक ने रीसेंट टाइम्स में, यानी कि लास्ट ईयर आपको याद होगा, अनाउंस कर दिया था कि भाई ये साल इनका लास्ट होगा और इस साल ये मिस्टर ओलंपिया में लास्ट टाइम कम्पीट करेंगे। बट जिस तरह से इनका पैकेज आया, आई थिंक टॉप 7 में क्रैक कर चुके थे ये। उसके बाद जैसे इन्होंने प्रो शोज़ में हमेशा सेकंड पर एंड अप करा या फिर शो जीता, और इस साल भी आनो क्लासिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो इनको लग रहा है कि अभी भी मैं बहुत सारे चेक गेन कर सकता हूँ और मेरे लिए अभी भी काफ़ी पॉजिटिविटी बाकी है। तो इसीलिए गाइस यहाँ विलियम बोनेक ने डिसाइड करा है कि ये डेट्रॉय प्रो में कम्पीट करेंगे। और डेट्रॉय प्रो में कम्पीट करने का मतलब है यहाँ पर आई थिंक जेम्स हॉलिंगसेट से होगा इनका मुकाबला। गुडविडो का भी श्योर नहीं है, तो विलियम बोनेक अगर वहाँ जाएंगे तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है जेम्स और इनके बीच में। जहाँ जेम्स के साथ अपनी लिमिटेशंस हैं, वहीं
इनके साथ अपनी लिमिटेशन से साइज़ वगैरह की या फिर जो मसल एट्रोफी माइनस थी होने लगी है उस चीज़ की, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा है जिस तरह की कंडीशन के साथ ये आते हैं ना, जिस तरह के पैकेज के साथ आते हैं, और एक मल्टीपल टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विनर होने के नाते मतलब इस चीज़ को वैसे कंसीडर जजेस तो नहीं करेंगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि यही जीतेंगे डिट्रॉइट प्रो। लेकिन अगर गुडविटो आ गए तो इनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, बट अगर गुडविटो नहीं आते हैं तो फिर ये शो विलियम बॉनेक का ही होने वाला है। आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में यानी साउथ अमेरिका में देखते हैं कौन आता है। बाकी पिट्सबर्ग प्रो भी इनके लाइनअप पे है और उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो के लाइनअप में भी ये कंपीट करते हुए दिखेंगे। तो आई डोंट नो हाउ मेनी शोज ही इज गोइंग टू कंपीट। उसके बाद पॉसिबल है कि उसके बाद विलियम बॉनेक हमें दिखे लास्ट ईयर की तरह दुबई प्रो भी जाते हुए टाइटल के लिए फाइट करने के लिए। तो एनीथिंग इज पॉसिबल गाइस, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम। और मुझे सच में लगता है कि विलियम बॉनेक अभी अपने बूट्स हैंग नहीं करने वाले, अब ये कंपीट करते रहेंगे। एंड आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो भाई अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स कवर करूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते में कमी मत करा करो और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।